बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। हम 6.5 न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसका कुछ हिस्सा बकिया रह गया था। 6.5 न्यूमेरिकल था कि हमारे पास एक एयरप्लेन विंग को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसके टॉप से हवा की जो स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकेंड है, जबकि लोअर एंड पर 410 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने टॉप और बॉटम के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमने मालूम करना था। तो हमने प्रेशर डिफरेंस मालूम करने के लिए बर्नौली इक्वेशन अप्लाई की थी, P2 माइनस P1 मालूम करने के लिए। और हमने P2 माइनस P1 यानी प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला लिखा था 1/2 रो V2 V1 का स्केयर माइनस V2 का स्केयर। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की थी और हमारे पास जवाब आ रहा था 22188 पास्कल। तो इसको हमने किलो की फॉर्म में लिखा था, तो आंसर आ गया 22.188 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल। और 10⁻³ को हमने किलो लिखा, तो ये 22 किलो पास्कल हमारा जो है वो प्रेशर डिफरेंस आ गया। तो ये हमने विंग के ऊपर और नीचे वाली सतह के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमने मालूम किया है। अब हम अपने न्यूमेरिकल 6.7 पे आते हैं। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3.0 मीटर पर सेकेंड along it can be replenish the air in a room 300 meter cube volume every 15 minutes. Assume the air density remains constant. तो इस क्वेश्चन में वो हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमने एक हीटिंग डक्ट है, उसका साइज़ मालूम करना है। हीटिंग डक्ट जो है वो कोई भी एक पाइप हो सकता है, कोई सुराख है जिसमें से हवा जो है हम रूम से बाहर निकाल रहे हैं। तो उसका साइज़ हमने मालूम करना है। अगर उस हीटिंग डक्ट में से, उस पाइप में से हवा जो गुज़र रही है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गुज़र रही है और वो हर 15 मिनट में 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम हवा को जो है वो कमरे से बाहर निकाल रही है। इफ़ द एयर डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, अगर हवा की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो हमने लिख लिया है स्पीड ऑफ एयर 3 मीटर पर सेकेंड है, वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो 300 मीटर क्यूब है, टाइम जो था वो 15 मिनट है, उसको हमने सेकंड में चेंज किया है तो वो हमारे पास आ गया है 900 सेकंड। हमने साइज़ ऑफ द डक्ट मालूम करना है जिसको हमने रेडियस से ज़ाहिर किया, अभी हमने उसका रेडियस मालूम करना है। अगर हमने डायमीटर भी मालूम करना है तो रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, तो साइज़ उसका हम रेडियस से मालूम करेंगे। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने लिखा था A1V1 बराबर है A2V2 के, और जो बराबर होता है कांस्टेंट के। यानी हमने फार्मूला जो यूज़ किया है A1V1 बराबर है A2V2, जिसको हमने कहा था फ्लो रेट, और ये एक कांस्टेंट होता है। तो ये वही फार्मूला हमने लिखा है फ़्लो रेट, जिसको हमने कहा था वॉल्यूम फ़्लो पर सेकंड यानी वॉल्यूम फ़्लो पर टाइम, और जो बराबर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ द फ्लूइड। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिखा है। तो रेट ऑफ फ्लो मालूम करना है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, जो बराबर आ जाएगा एरिया और स्पीड के प्रोडक्ट के। तो क्योंकि एरिया की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने उसमें रेडियस मालूम करना है, तो एरिया जो है उसकी जगह पे हमने फार्मूला लिख लिया पाइप के एरिया का, पाई आर स्क्वायर, और ये v जो है वो स्पीड आ गया। इसमें से r की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो पाई और v है ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये वॉल्यूम ऊपर v डिवाइडेड बाई नीचे t पहले से मौजूद है, और ये v और पाई दोनों जब इस तरफ आके नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो वॉल्यूम भी हमें मालूम है 300 मीटर क्यूब है, फिर नीचे टाइम जो है वो हमें मालूम है 900 सेकेंड है, पाई जो है वो कांस्टेंट है 3.14,
और ये जो स्पीड है ये भी उसने हमें स्टेटमेंट में बताई है, 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 0.0354। अब ये जो हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आया, हमें तो रेडियस चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 0.188 मीटर। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.19 मीटर आ जाएगा। इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर जवाब आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास साइज़ ऑफ दी हीटिंग डक्ट आ गया। अभी जो हीटिंग डक्ट है जिसमें से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा गुजर रही है और हर 15 मिनट में 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो बाहर निकल रहा है हवा का, तो वो उस सूरत में निकलेगा जब हीटिंग डक्ट का साइज़ जो है वो 19 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा 6.7 न्यूमेरिकल था। अब हम 6.1 न्यूमेरिकल करते हैं। ये भी हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल्स हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू द प्योर वाटर, जिसकी विस्कोसिटी हमें बताई गई है, ईटा की वैल्यू 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड with a terminal speed of 3.0 centimeter per hour. Find their radius of the particle. तो डेंसिटी हमें बताई गई है, विस्कोसिटी बताई गई है और टर्मिनल वेलोसिटी हमें उसने बता दी है। हमने जो है वो रेडियस फाइंड करना है अभी पार्टिकल का। तो हम उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी क्योंकि उसने हमें बताई है तो हम टर्मिनल वेलोसिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है 2gr² ईटा। तो इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, तो रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को एक तरफ लेकर आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो रेडियस का फार्मूला बन जाएगा 9 ईटा VT/2g²। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 9 की जगह पर 9 लिखेंगे। ईटा जो है उसने हमें बता दिया था उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। VT टर्मिनल वेलोसिटी भी उसने हमें बताई है 8.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और 2 की जगह पर 2 लिखेंगे। रो जो है वो डेंसिटी है, वो हवा की जो डेंसिटी है वो हमें उसने स्टेटमेंट में बताई है। डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और जी जो है वो 9.8 है। तो इस सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 2.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। और इसी तरह जो है हमारे पास आर जो है वो बराबर आ जाएगा 2.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट को हल करेंगे तो आंसर आएगा 1.567 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। और यही हमारा जो है वो रेडियस है, जिस पार्टिकल का रेडियस उसने हमसे पूछा था। तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 1 भी हमने कर लिया है। तो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये हम पहले कर चुके हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी टर्म विस्कोसिटी। तो हम विस्कोसिटी की हमने दो तारीफ़ें जो हैं वो पढ़ी हैं जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो चैप्टर के शुरू में ही हमने कुछ इसकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं जी। तो 6.1 टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, पेज नंबर 128 बुक का है। इसमें हमने शुरू में ही विस्कोसिटी की तारीफ़ पढ़ी थी। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। और दूसरी तारीफ़ हमने पढ़ी थी, विस्कोसिटी इज़ द मेजर हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड
वन लेयर ऑफ द लिक्विड टू दी अनदर लेयर। और जो फ्लूइड आसानी से फ़्लो कर सकता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, जो आसानी से फ़्लो नहीं कर सकता उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। और हम विस्कोसिटी को एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से ज़ाहिर करते हैं। विस्कोसिटी का बेसिकली जो मतलब है वो है गाढ़ापन। तो उसके गाढ़ापन को जो है हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से ज़ाहिर करते हैं। तो जिसके लिए ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें गाढ़ापन ज़्यादा होगा, उसका फ़्लो करना मुश्किल होगा और उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जिसका जो है विस्कोसिटी कम होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू कम होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें गाढ़ापन कम है, वो आसानी से फ़्लो कर सकता है, तो उसके लिए ईटा की वैल्यू हम कम लेते हैं। तो ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स, what will be the effect of the drag force acting upon the sphere of the radius r moving through a fluid liquid depends। तो ड्रैग फोर्स हम उसी टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एक फ्लूइड में से गुजरता है तो उसके ऊपर एक रोकने वाली फ़ोर्स अमल करती है। उस रोकने वाली फ़ोर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। और ड्रैग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती है जैसे ही स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग थ्रू द फ्लूइड जो है इंक्रीज़ होगी। यानी जैसे हम देखते हैं, हम मिसाल पढ़ चुके हैं कि पानी के अंदर से जब भी कोई पार्टिकल अगर हम भी गुज़रते हैं तो हमारे लिए भी गुज़रना मुश्किल होता है। जैसे जैसे हम पानी के अंदर ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर जो रोकने वाली फ़ोर्स है वो भी बढ़ती चली जाती। तो जैसे किसी पार्टिकल की फ्लूइड के अंदर स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ड्रैग फोर्स जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। बाकी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टोक्स नामी एक साइंटिस्ट ने हमें फार्मूला बताया था कि जब एक स्फेरिकल शक्ल का ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में से गुजरेगा तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स अमल करेगी उसका फार्मूला होगा F=6π∗R⁵ तो इस फार्मूले में हम देख सकते हैं कि हमारी जो ड्रैग फोर्स है वो ईटा यानी विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है कि जितना कोई मटेरियल गाढ़ा होगा उसके ऊपर अमल करने वाली ड्रैग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका जितना रेडियस ज़्यादा होगा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा अमल करेगी। जितनी उसकी स्पीड फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होगी उतनी ही उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास है ड्रैग फोर्स, जो दो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 था। तो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वाई फॉग ड्रॉपलेट अपेयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। तो हमें फॉग ड्रॉपलेट जो है वो एयर के अंदर सस्पेंडेड क्यों नज़र आता है? तो एयर ड्रॉपलेट क्योंकि एक इंतहाई छोटा पार्टिकल है, उसका मास इंतहाई कम होता है, तो जब वो भी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो भी हमारे एटमॉस्फेयर यानी हवा में से गुज़र रहा होता है। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर अमल करने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। और हम देखेंगे कि आखिरकार एक टाइम आएगा जब उसकी जो नीचे की जानब अमल करने वाली फ़ोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और ऊपर की तरफ अमल करने वाली यानी ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगी। और तब वो जो फॉग ड्रॉपलेट है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा और वो टर्मिनल वेलोसिटी उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो क्योंकि मास जो है इंतहाई कम है इसलिए फॉग ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी इंतहाई कम होगी। इतनी कम होगी कि जब हम उसको देखेंगे तो वो हमें हवा में सस्पेंडेड नज़र आएगा। तो इसी वजह से फॉग ड्रॉपलेट जो है वो हमें हवा में सस्पेंडेड नज़र आते हैं। तो ये हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। नंबर 4 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनार फ़्लो एंड टर्बुलेंट फ़्लो। तो ये फ्लूइड मोशन की 2 टाइप्स हैं। हमने इसको डिटेल से लेक्चर में पढ़ा था। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ हम लेमिनार फ़्लो लिखेंगे, दूसरी तरफ हम टर्बुलेंट फ़्लो लिखेंगे और डेफिनेशन लिखने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे। ये लेमिनार फ़्लो की है, ये टर्बुलेंट फ़्लो की है।
और साथ फिर हम पॉइंट बना के दोनों की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि लेमिनार फ़्लो में स्ट्रीम लाइंस होती हैं, टर्बुलेंट फ़्लो में स्ट्रीम लाइंस नहीं होती। लेमिनार फ़्लो में स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और उनकी डायरेक्शन वही होती है जो फ्लूइड मोशन की डायरेक्शन होती है। जबकि टर्बुलेंट फ़्लो में जो फ्लूइड के पार्टिकल्स की मोशन का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इर्रेगुलर फ़्लो होता है और उसमें पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। तो इस तरह हमने ये लेमिनार फ़्लो और टर्बुलेंट फ़्लो में डिफरेंस पढ़ा था, जो कि आपने तैयार करना है। तो ये 4 शार्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी जो हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए हैं ये आपने तैयार करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।